हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं इस चैनल पे 10वीं का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का एक एक टॉपिक को बिल्कुल सरल और आसान तरीकों से आप लोगों को समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से समझा दूंगा। बस आप ध्यान दें बोर्ड पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या सभी संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। या इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि सभी संख्या के समूह को, जितने भी संख्या है सभी संख्या को अगर इसके अंदर रखा जाए तो उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे √5,1/2 -7 0.5 डॉट डॉट कुछ भी, जितना भी संख्या है सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके बाद समझ लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या कौन सा होता है? जैसे 1 2 3 4 किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को जिससे गिनते हैं, उसको सूचित करते हैं, उसको गिनती की संख्या कहा जाता है। और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, उसके बाद डॉट डॉट अनंत तक जाता है। तो जैसे हो गया यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 4 उसके बाद अनंत तक जाता है, तो इसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसके बाद दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या, जब प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उस संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। अब ये जानते हो कि ये संख्या जो है प्राकृत संख्या है, लेकिन इसके आगे जब शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो अब ये जो संख्या का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे पूर्ण संख्या कौन सा है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये अनंत तक जाता है। और इसी पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उस संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ ऋणात्मक में -1 हो गया, -2, -3, और इधर भी डॉट डॉट कितना अनंत तक जाता है। इधर भी अनंत तक जाता है और इधर भी अनंत तक। तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य ये सभी संख्या सम्मिलित रहता है, तो इस समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। आगे पूर्णांक संख्या के बाद परमेय संख्या। परिमेय संख्या परमेय संख्या
वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप का हो, जहाँ p क्यू एक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप हो, जहाँ p कोमा q एक पूर्णांक है तथा q असमांतर क्या होना चाहिए, 0। तो वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप के हो, जहाँ p q एक पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा संख्या परमेय संख्या कहलाता है। जैसे 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 हो गया 1/2 कोमा 3/-7 कोमा 0/1 कोमा, जैसे यहाँ ध्यान दो, आप इसको 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ देख रहे हो क्यू में, हर में क्यू जो ये है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसी तरह 1/0 नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, इसीलिए ऐसा नहीं लिखा जाएगा। 0/1 आप लिख सकते हो, लेकिन 1/0 ये परमेय संख्या नहीं होगा। तो डॉट डॉट, इसके बाद अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरमेय संख्या वैसा संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप का नहीं हो, उसे कहा जाता है अपरमेय संख्या। तो p बट्टा क्यू के रूप का नहीं हो, तो जैसे √2, √7, √5, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या। क्योंकि जो ये √2, √7, √5 इसको p बट्टा क्यू के रूप नहीं लिख सकते हैं। p बट्टा क्यू मतलब अंश बट्टा हर, जो कि अंश बट्टा हर, इसी को बोला जाता है p बट्टा क्यू। तो अब जैसे 2 का मान हम लोग निकालेंगे तो इसका मान आता है वर्ग। इसी तरह अनंत तक जाते ही रहता है, इसका अंत नहीं होता है। तो इस तरह के संख्या को क्या कहा जाता है, अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या कौन सा होता है उसको आगे हम लोग समझाऊंगा, हम आप लोगों को समझाऊंगा कि परमेय संख्या कौन सा होता है। अपरमेय संख्या ये सभी होता है, इसको रट लेना। पाई एक अपरमेय है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। तो आगे अब इसके आगे एक डेमोग्राफी को समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये सभी संख्या और भी क्लियर से समझ में आ जाएगा और भी इजी से समझ सकते हो। तो एक डेमोग्राफी बना लेते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब यहाँ हो गया प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या होता है, अनंत तक। उसी तरह पूर्ण संख्या क्या हो जाता है, 0, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, -3, -2, इधर भी डॉट डॉट अनंत तक, और -1 0 1 2, इधर भी डॉट डॉट अनंत तक। तो ये पूर्णांक संख्या हो जाता है। इसके बाद इधर परिमेय संख्या, और ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो गया 1/2, -7/1 डॉट डॉट, और अपरिमेय संख्या √2, √11, और इस तरह से कुछ भी डॉट डॉट। अब देखो ध्यान दो, प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या है, पहले प्राकृतिक संख्या समझ लिए। अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है, 1 है। 1 से छोटा भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि 1 से छोटा 1 से नीचा तो है ही नहीं इसमें। इसीलिए प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1। और फिर पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या में सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होता है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है।
क्योंकि शून्य से यह स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। सबसे छोटा इसमें ज्ञात हो गया। पूर्णांक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इधर भी अनंत तक जाता है, इधर भी अनंत तक जाता है। इसमें इतना आता है कि जो शून्य है ये ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। जो ये शून्य है ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, बस इतना। और ये प्राकृत संख्या है। देखो, क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, इसमें भी डॉट डॉट अनंत। तो 1 से लेकर अनंत तक, इसमें भी 1 से लेकर अनंत तक, और 0 हटा दे तो प्राकृत संख्या हो जाता है। इसीलिए ये सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि 1 से लेकर इसमें पूरा संख्या आ जाता है। और लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें शून्य है, इसमें तो शून्य है ही नहीं, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। और फिर सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? अब यहाँ देखो, इसमें 0 भी है, इसमें भी 0 है, 0 के बाद यहाँ अनंत तक है, इसमें भी 0 है, इसके बाद इधर अनंत तक है। तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, क्योंकि 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, इसमें भी है 0 1 2 2 3 डॉट डॉट अनंत। तो इसीलिए पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में आगे और डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो इसको साफ कर लेते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। सम संख्या किसे कहा जाता है? वैसा संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित होता है, पूरा विभाजित होता है, उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे हो गया, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इसमें एक सिंगल नहीं बचता है, इसमें डबल ही रहता है। जैसे 2 डबल है, 4 भी डबल है, 6 भी एक जोड़ा लग सकता है। 2 का जोड़ा ऐसे लगा सकते हैं और 4 का जोड़ा ऐसे लगा सकते हैं, 6 का जोड़ा ऐसे लगा सकते हैं। तो ये क्या है? सिंगल इसमें नहीं बचता है, इसीलिए ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरा विभाजित होता है। और विषम संख्या के बारे में देख लेते हैं। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या। जैसे 3, ये हो गया 5 7 9 11 के बाद 13 15 डॉट डॉट, ये सब विषम संख्या हो गया, क्योंकि इसमें एक सिंगल बच जाता है। जैसे 3 है, 3 1 2 जोड़ा लगने के बाद एक बच जाता है, इस तरह भी देख सकते हो। और सिंगल ये विषम संख्या है जो 2 से पूरा विभाजित भी नहीं होता है। तो सम विषम समझ गए। उसके बाद भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य, इसको समझ लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? वैसा संख्या जो एक और स्वयं के सिवा और किसी से विभाजित होता हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 15 क्या है? 15 ऐसा संख्या है जो 1, 5, 15 ये तीनों से
ये तीनों संख्या से विभाजित होता है। जैसे 1 से भी विभाजित होता है 15, 5 से भी विभाजित होता है 15, 15 से भी खुद से भी विभाजित होता है। तो ये एक और स्वयं के सिवा किसी और से विभाजित होता है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। और हो गया आपका 20, 8 और 4। तो देखो 4 भी कौन कौन संख्या से विभाजित होता है? 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से। तो ये 4 संख्या जो है 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, इसीलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। और 8 भी है जो कि 1, 2, 4, 8 ये सभी से विभाजित होता है, तो ये भी हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी और से विभाजित हो तो उसे भाज्य कहा जाता है। अब अभाज्य को समझ लेते हैं। यहाँ एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? तो अब सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? देखो 3 क्या भाज्य संख्या है? सबसे छोटा। इसका गुणनखंड चेक कर लेते हैं। इसका गुणनखंड 1 है और 3 है। तो ये देखो 1 और 3 के अलावा किसी और से विभाजित होता है? नहीं होता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। तो फिर देख लेते हैं 4 को। 4 इसको 1 से और 2 से और 4 से, ये तीनों संख्या से इसको विभाजित किया जा सकता है, इसलिए सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है। बाकी 3 भी भाज्य नहीं है, 2 भी भाज्य नहीं है, 1 तो है ही नहीं, तो ये सब नहीं है, इसीलिए सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। इसको याद कर लेना। अब आगे देखते हैं, अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। देखो यहाँ सेम है, इसमें क्या था? एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होता हो, और इसमें है अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के सिवा किसी और से विभाजित नहीं होता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता हो, और इसमें होता हो, बस इतना ध्यान रखना है। तो अभाज्य संख्या वैसा होता है जैसे मान लो 17, 3, 5, 7 और 11। ध्यान देना, ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 9 को 1 भी विभाजित करता है, 3 भी विभाजित करता है, 9 भी विभाजित करता है। तो ये 1 और स्वयं के अलावा 3 से भी विभाजित होता है, इसीलिए ये 9 जो है भाज्य संख्या है। और ये अभाज्य संख्या हो गया 17। 17 का गुणनखंड कर लेते हैं। 17 कितना से लगता है? तो 17 आपको 1 से 17 से लगा सकते हो, इसके बाद और किसी से नहीं लगता है, तो 17 से लगाने में 1 आ गया। अब देखो 17 जो है ये स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या। 3 जो है 1 और 3 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। इसी तरह 7 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। 11 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या भी समझ आ गया। तो अब देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि सहअभाज्य संख्या होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। अभी तो समझ नहीं आया होगा, फिर भी इस पे मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ले लेता हूँ 7, 11। अब ये 7 और 11,
इसमें ऐसा कौन संख्या है जो दोनों को विभाजित करता हो? ऐसा एक है, एक के सिवा और किसी से दोनों विभाजित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दोनों को जो एक ही संख्या है जो 7 को भी विभाजित करता है, 11 को भी विभाजित करता है। 7 इसके बाद एक के बाद कोई भी संख्या लोगे जो दोनों को विभाजित नहीं करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैसा दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के अलावा कुछ भी नहीं, केवल एक हो, तो उसे सभाज्य संख्या कहा जाता है। तो ये हो गया 7, 11, इसी तरह 17, 19, ये दोनों भी सिर्फ एक से विभाजित होता है। इसी तरह 21 और कोमा, जैसे 21 कोमा हो गया आपका, नहीं ये गलत हो जाएगा, 23 कोमा 27। ये भी देखो, ये भी संख्या जो है कि एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। तो इसका भी दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल एक है, इसीलिए ये भी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या भी समझ लिए। ये पूरा समझने के बाद अब हम लोग